नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं फिर से, जिसमें कि मनोदैहिक विधि, जिसको कि हम साइकोफिजिकल मेथड के नाम से जानते हैं। दरअसल अगर हम साइकोफिजिकल अर्थात जिसको कि हम मनोदैहिकी विधि के नाम से जानते हैं, मनोदैहिकी विधि साइकोफिजिक्स एक ऐसी मनोविज्ञान की शाखा या प्रशाखा है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो उद्दीपन के स्तर, क्या उद्दीपन के स्तर, उद्दीपन के स्तर अर्थात लेवल ऑफ स्टिमुलस अर्थात उद्दीपन के स्तर और उससे उत्पन्न अर्थात उद्दीपन से उत्पन्न जो अनुभूति होती है, क्या होती है, अनुभूति होती है अर्थात एक्सपीरियंसेस, जो उससे उत्पन्न अनुभूति होती है, उसके इन दोनों के मात्रात्मक पक्ष को इसके मात्रात्मक पक्ष का हम अध्ययन करते हैं। दरअसल आप इसको सिंपल वे में जानिए कि मनोदैहिक विधि या जिसको हम मनोदैहिकी या साइकोफिजिक्स कहते हैं, वो एक ऐसी मनोविज्ञान की प्रशाखा या ये प्रायोगिक मनोविज्ञान की प्रशाखा है। ये जानिए कि ये प्रायोगिक मनोविज्ञान की एक ऐसी प्रशाखा या शाखा है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के उद्दीपन के जो स्तर हैं और उस उद्दीपन के स्तर से जो अनुभूति आए हैं अर्थात अनुभव आए हैं, जो एक्सपीरियंसेस आए हैं, इन दोनों के बीच के जो मात्रात्मक पक्ष हैं या मात्रात्मक संबंध हैं, हम इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब ये हालांकि जो मनोदैहिकी विधि है, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य तौर पर तीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलित और लोकप्रिय हैं। तो हम आज इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मनोदैहिकी विधि हैं, लेकिन सबसे जो लोकप्रिय या सबसे जो परीक्षा में भी, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और लोकप्रिय भी हैं, वो तीन मुख्य रूप से हैं, जिसमें तीन जो हैं उसमें औसत त्रुटि, एक औसत त्रुटि है, दूसरा क्या है, सीमा विधि है, और तीसरा जो है सतत उद्दीपन विधि। अब ये मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के माने गए हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध हैं। तो हम आज इसकी बात करेंगे, औसत त्रुटि। अब ये औसत त्रुटि क्या है? तो दरअसल औसत त्रुटि हम ऐसे मनोदैहिकी विधि को कहते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को जब हम मापने की कोशिश करते हैं, मुख्य तौर पर मैंने क्या बताया कि उद्दीपन के स्तर और अनुभूति, उससे उत्पन्न जो अनुभूतियां होती हैं उसके मात्रात्मक पक्ष को हम का अध्ययन करते हैं। तो अब हम इस औसत त्रुटि में हम क्या करते हैं कि जब हमें किसी के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन करना होता है, तो हम ये मान लीजिए कि ये व्यक्ति है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसका मुझे औसत त्रुटि का अध्ययन करना है। अब हम क्या करेंगे कि इसके सामने हम दो प्रकार के स्टिमुलस देंगे। एक देंगे मानक उद्दीपन, एक देंगे मानक उद्दीपन और दूसरा देंगे परिवर्त्य उद्दीपन। एक देंगे हम मानक उद्दीपन, दूसरा हम देंगे परिवर्त्य उद्दीपन। मानक को स्टैंडर्ड कहते हैं और परिवर्त्य को वेरिएबल कहते हैं, अर्थात स्टैंडर्ड स्टिमुलस और फिर वेरिएबल स्टिमुलस। ये दो प्रकार के जो स्टिमुलस हैं हम व्यक्ति के सामने उपस्थापित करते हैं। अब ये मानक उद्दीपन क्या होता है कि मानक उद्दीपन वह उद्दीपन होता है जिसमें हम किसी भी प्रकार से फेरबदल या जोड़ घटाव या जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं।
वो एकदम से उसमें सब कुछ निश्चित रहता है, पहले से ही वो निश्चित रहता है कि वो कैसा होगा, क्या होगा, कैसा नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, ये सारा कुछ पहले से ही वो सुनिश्चित रहता है। इसमें हम किसी भी प्रकार का फेरबदल या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन परिवर्त्य उद्दीपन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि उसमें परिवर्तन होते रहता है, अर्थात हम स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन, जोड़ घटाव, उसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं कि जैसा व्यक्ति है उसके अनुसार हम उसमें फेरबदल करने की उसमें संभावना रहती है। तो इसमें मुख्य तौर पर हम क्या करते हैं, तो मुख्य तौर पर हमें इससे परसेप्शन, अर्थात जो प्रत्यक्षणात्मक व्यक्ति का जो प्रत्यक्षण से संबंधित चीज़ें होती हैं, विशेषकर जैसे कि भ्रम की अवस्था जैसे कि होती है कि भ्रम किस प्रकार का है, कैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि मैक्सिमम टाइप में वो भ्रमित व्यक्ति होते हैं। तो वो भ्रम का औसत निकालने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए मुख्य तौर पर इस औसत त्रुटि का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे कि ये सीमा त्रुटि क्या होती है। तो सीमा त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होती है जिसमें हम जो भी बालक है तो उसके, अब बालक को ले लिए, मान लीजिए कि यही व्यक्ति को ले लिए। अब यहां पर व्यक्ति को जब हम ले लिए तो हम क्या करेंगे कि इसके भी इसमें क्या करेंगे, तो यहां पर अल्पतम परिवर्तन किया जाता है, मान में अल्पतम परिवर्तन किया जाता है, अर्थात इसमें घटाया भी जाता है या बढ़ाया भी जाता है। तो एक तरफ आप घटाना दे दीजिए, दूसरी तरफ बढ़ाना दे दीजिए, घटाना बढ़ाना। अब ये इसको हम अवरोही लिख देते हैं, इसको हम आरोही लिख देते हैं। यही तो होता है, बढ़ाने का मतलब है आरोही क्रम और घटाने का मतलब है अवरोही क्रम। अर्थात इस व्यक्ति के या बालक के जब हम सीमा विधि का निर्धारण करते हैं तो हम क्या करते हैं कि मान में जब हम अवरोही क्रम का इस्तेमाल करते हैं तो व्यक्ति के मान में एक ऐसे मान से हम शुरू करते हैं, एक ऐसे मान से, यहां पर लीजिए, एक ऐसे मान से हम शुरू करते हैं जहां पर व्यक्ति क्या हो, तो बालक या व्यक्ति को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षण वो कर सके, परसेप्शन वो कर सके। एक ऐसे मान से हम शुरू करते हैं जिसमें कि बालक या व्यक्ति क्या करेगा, स्पष्ट रूप से वो देख सकता है, प्रत्यक्षण कर सकता है, उसका परसेप्शन कर सकता है, क्या है नहीं है, सारी चीजें, जो भी जिस चीज का भी हम करवाना चाहते हैं उसका। तो इसमें क्या हुआ कि पहले क्या हुआ कि वो स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षण कर सकता है। अब हम इसमें धीरे धीरे इसके मान में घटाना उसको चालू करेंगे और उसके मान में हम घटाना चालू करेंगे और वो हम तब तक घटाना चालू करेंगे जब तक कि वो अपना जो उत्तर है उसको बदल ना दे। समझ रही है इस बात को कि जब तक वो स्पष्ट रूप से उसको दिखाई दे रहा है उसमें उसका उत्तर कुछ और होगा, और जब हम इसके अल्पतम परिवर्तन अर्थात अवरोही क्रम में हम इसको ले जा रहे हैं, उसमें परिवर्तन करके हम उस दिशा में ले जा रहे हैं जिसमें कि उसका स्पष्ट रूप से अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्पष्ट रूप से अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे और जब तक वो अपना उत्तर नहीं बदल देता है तब तक हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम रखेंगे। फिर ठीक उसी प्रकार से आरोही या बढ़ाने के क्रम में हम क्या करेंगे कि मान को हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जो व्यक्ति है या बालक है उसके मान को हम ऐसे मान से स्टार्ट करेंगे जिसमें कि कुछ भी उसको स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षण करने की संभावना नहीं हो, अर्थात कुछ भी वो प्रत्यक्ष रूप से वो प्रत्यक्षण नहीं कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं देख सकता है, प्रत्यक्ष रूप से वो कल्पनात्मक चीज़ों को नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे तो इसका यहाँ पर उत्तर क्या होगा, एक अलग किस्म का होगा। फिर धीरे 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 हम इसमें क्या करेंगे, आरोही क्रम में इसको हम परिवर्तन करते जाएंगे अर्थात बढ़ाते जाएंगे।
अब जब बढ़ाते जाएंगे तब हम तब तक बढ़ाने की चेष्टा करेंगे जब तक कि उसी बालक या व्यक्ति को स्पष्ट प्रत्यक्षण उस विषय या उस वस्तु के बारे में नहीं हो जाता है। अब जब यहां पर कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो उसका उत्तर कुछ और होगा। यहां पर जब ऐसा एक समय आ गया जिसमें कि संपूर्ण रूप से उसको स्पष्ट प्रत्यक्षण हो रहा है तो उसका उत्तर कुछ यहां पर क्या होगा और होगा। अर्थात हम तब तक उसका प्रत्यक्षण करवाते रहेंगे जब तक कि वो बालक या व्यक्ति अपना उत्तर बदल नहीं दे। इसमें भी वही था, लेकिन इसमें हम घटाने के क्रम में थे। इसमें पहले स्पष्ट रूप से उसको दिखाई दे रहा था, प्रत्यक्षण कर पा रहा था, फिर बाद में हम 0 लेवल तक ले गए, उसमें कुछ भी उसको स्पष्ट प्रत्यक्षण नहीं दिखाया गया, तो यहां पर उसका कुछ और उत्तर था, यहां पर जाके उसका कुछ और उत्तर आ गया। ठीक उसी में इसको हम बढ़ाते क्रम में ले गए जिसमें कि उसका स्पष्ट रूप से कुछ भी प्रत्यक्षण नहीं था, और हम धीरे धीरे उसके मान को के स्तर को हम बदले और बाद में हम ऐसे स्तर पर ले गए जिसमें कि उसको सब कुछ स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षण होने लगा, और यहाँ पर भी आकर के उसने अपना उत्तर क्या किया तो बदल दिया। अब हम इन दोनों के मानों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान का अध्ययन करेंगे। तो मात्रात्मक पक्ष में हम अध्ययन करते हैं। तो यहां पर ये जो आप देखे हैं इसमें अभ्यसन त्रुटि होता है। क्या होता है? अभ्यसन त्रुटि, और इसमें प्रत्याशा त्रुटि होती है। प्रत्याशा त्रुटि होती है। ये 2 प्रकार की मुख्य त्रुटियां होती हैं, जिसमें कि एक यहां पर अभ्यसन त्रुटि, जिसमें कि अभ्यास करत अभ्यास ते जरमत होती सुजान रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अर्थात यहां पर 0 से शुरुआत किया बच्चा, जैसे कि कुछ नहीं सीखा है, फिर धीरे धीरे सीखते उसको मान लीजिए कि अगर ए सिखाना है तो पहले उसको नहीं आता था, फिर कलम पकड़ाए, फिर हुआ, धीरे धीरे करत या अभ्यास से यहां पर ए लिखना वो सीख गया है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर उसको कुछ मान लीजिए कि उसको सेब दे दिया। अब सेब दे दिया तो वो सेब का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से उसको देख रहा है, और फिर धीरे धीरे उसको सेब के बारे में बताए कि ऐसा होता है वैसा होता है। धीरे धीरे क्या हुआ, हम सेब को वहां से गोल कर दिए। अब सेब के बारे में उसको बताए तो वो स्पष्ट रूप से कुछ भी प्रत्यक्षण नहीं कर पा रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम इसमें सीमा विधि का अध्ययन यहां पर करते हैं। अब आता है आपका सतत उद्दीपन विधि। अब सतत उद्दीपन विधि क्या है? तो जिस प्रकार से हम सीमा विधि में हम क्या करते थे कि जो भी उद्दीपन है उसको हम घटाए या बढ़ाए क्रम में उसको रखते थे, लेकिन हम यहां पर ऐसा नहीं करते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, अनियमित रखते हैं। यहां पर जो हम उद्दीपन या स्टिमुलस रखते हैं वो अनियमित रखते हैं। अर्थात कुछ उद्दीपन हम ऐसे रखते हैं जो कि सीमांत के ऊपर हो, सीमांत के ऊपर हो। अब सीमांत के ऊपर हो तो बालक के द्वारा उसका स्पष्ट प्रत्यक्षण किया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें मैंने कहा कि सतत उद्दीपन में हम जो उद्दीपक देते हैं, स्टिमुलस देते हैं, बालक के सामने उपस्थापित करते हैं, वो अनियमित करते हैं। नियमित नहीं होता है, अनियमित होता है। अब हम जो उद्दीपन को उपस्थापित करते हैं वो उसके मान को मतलब उसके सीमांत में हम रखते हैं। सीमांत से पहले हम रखते हैं। सीमांत से पहले हम जब रखते हैं तो उसका बालक के द्वारा क्या होता है, यहां पर स्पष्ट प्रत्यक्षण किया जा सकता है। लेकिन हम फिर दूसरी बार जब हम करते हैं तो हम इसको सीमांत से क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। सीमांत से नीचे रखते हैं तो बालक के द्वारा यहां पर वो जो स्टिमुलस मैंने दिया है उसका स्पष्ट प्रत्यक्षण कर पाना अत्यंत कठिन होता है। कठिन नहीं, अत्यंत कठिन होता है।
तो एक बार यहां पर बालक के द्वारा जो मतलब स्टिमुलस दिया गया उसके पास जो रखा गया उसका स्पष्ट प्रत्यक्षण हो रहा है, दूसरी बार यहां पर स्पष्ट प्रत्यक्षण नहीं हो पा रहा है। तो मुख्य तौर पर जो हम सतत उद्दीपन विधि का इस्तेमाल करते हैं उसमें बालक के ध्यान को केंद्रित करने की दिशा में हम काम करते हैं। अर्थात जब हमें ध्यान को बढ़ाने की दिशा में काम करना होता है तो हम किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? तो सतत उद्दीपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हमने यहां पर सीमांत से पहले रखा, फिर बाद में हम सीमांत के बाद रखा। तो हम यहां पर दोनों जगह पर यहां पर उसके मात्रात्मक उसका जो अध्ययन करते हैं कि दोनों में किस किस प्रकार का मात्रात्मक पक्ष बच्चे के द्वारा ध्यान किस प्रकार से आकर्षित किया गया, उसका हम मात्रात्मक पक्ष में यहां पर अध्ययन करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मनोदैहिक विधि है अर्थात साइकोफिजिकल मेथड है, इसको आपने भली भांति समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।